चलिए पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या मौलिक अधिकार। इसमें भी मौलिक अधिकार में हम लोग कितना तरह का था, 6 तरह का। एक है जो खत्म कर दिया गया था, तो 6 में हम लोग कहाँ तक 3 तक शायद कर लिए थे, पढ़ लिए थे। उसके बाद आज पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे ही सबसे पहले वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? एक तरह का वैसा अधिकार है जिससे किसी भी नागरिक का आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, बोलो, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक तरह का विकास करने में मदद करता है। अधिकार कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक कानूनी है, एक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वैसे होता है जैसे बच्चा के लिए भोजन जरूरी है, और कानूनी अधिकार वैसा होता है जैसे बच्चा के लिए बुक जरूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि अच्छा भविष्य बन सके, अच्छा सबको ये कर सके। तो आज देखते हैं ये मूल अधिकार, मैग्ना कार्टा, ये सब तो समझ गए थे आप लोग। रिवाइज कर लीजिएगा। भाग 3 में है 12 से 35 तक। आज वो सब ये यहाँ से छोड़ के यहाँ से चलते हैं। ये बताना बाकी रह गया था कल का वीडियो में ना। चलिए देखिएगा 3 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब क्या समझते हैं? शोषण करना, इसको कहते हैं खींचना, तीरना, छीनना, समझे? तो वो शोषण कर, जैसे किसी कॉटन को पानी में डुबा दो तो क्या करता है, पानी को अपने अंदर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो वैसे ही किसी का अधिकार का शोषण ना कोई कर ले, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है कितना, 2 तरह का, जिसका जिक्र है आर्टिकल 23 और 24 में। बहुत आसान तरीके से देखो 23 और 24। सबसे पहले कहता है मानव व्यापार, मानव व्यापार। दूसरा क्या कहता है, बलात्सरण, और तीसरा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो मानव व्यापार का मतलब होता है कि किसी मानव का आप तस्करी नहीं कर सकते, मानव को या फिर मानव अंग का, दोनों चीज का। अब जैसे तुम यहाँ से कोई गरीब के बच्चा को लेके उठा के कि तुमको 5000 की नौकरी देंगे, और तुम वहां से उससे एग्रीमेंट करा लिया कि आजीवन तुम मेरे यहाँ रहोगे, ठीक है। उसे ले जाके हम क्या कराने लगे, किसी सेठ के यहाँ बेच दिए, उससे प्लेट धोवा रहा है, सब कुछ करा रहा है, 5-6 हजार, पूरा इतना शोषण कर रहा है कि कुछ कहने का नहीं। तो उसका तो अधिकार जीवन जीने का खत्म हो गया। तो वैसा उस पर रोक लगाया। अगर वैसा कीजिएगा तो आपको क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगा आप पे। अब संविधान रोक लगाता है, ठीक है। ये हो गया मानव व्यापार। या फिर मानव का कोई अंग हो गया, बॉडी का पार्ट्स हो गया, किडनी किसी का फेल हो गया, अमीर आदमी का, ऐसे नहीं कि कोई गरीब के पकड़ के निकाल के दे दीजिएगा। उसके लिए एग्रीमेंट कराना होगा, बहुत सारा प्रोसीजर है, उसमें गवर्नर, मतलब पूरा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ही होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कानूनी रूप से। तो वो भी तस्करी पे रोक लगाया गया है। ये सब सुनते होंगे कि बहुत सारा केरला में बहुत सारा बच्चियां गायब हो गई है, दिल्ली में बहुत सारा बच्चियां गायब हो गई है। तो किस लिए गायब होती है? मानव तस्करी के लिए। बहुत सारा गरीब अचानक से गायब हो गया है, भिखारी गायब हो गया है, तो उसको क्या करता है, भिखारी के लिए जाकर ब्याह कराता है उधर नहीं, उधर ले जाकर क्या करता है, ऑपरेशन करके सब निकाल के उधर दफन करता है। गरीब है, कुछ अता पता नहीं चला, घर वाला रोब लग के रह गया, भिखारी है, कोई इसका आइडेंटिटी नहीं है। तो यही सब पे हमारा संविधान रोक लगाता है, ठीक है। दूसरा बलात्श्रम। बलात्श्रम मतलब बालकों का श्रम, जो बच्चा होता है उसको श्रम पे रोक लगाया था। कहाँ रोक लगाया? वैसा जगह जो खतरनाक जगह में गिनती आता है, जैसे फैक्ट्री, वहां विषैला धुआं निकलता है, ठीक है, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, फैक्ट्री हो गया। वैसा जगह जहां से गिरने से उसको मतलब अवेयरनेस नहीं है कि कितना हाइट है, गिर जाएगा कुछ हुलचुल करने में। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो गया, ये सब जगह पे वो काम नहीं कर सकता है। तो बात आता है कि काम कहाँ कर सकता है। तो जैसे अभी बिहार के वो क्रिकेटर आए वैभव सूर्यवंशी, तो क्या कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां कर सकते हैं। म्यूजिशियन, डांसर, खूब तगड़ा तगड़ा स्टंट करेगा, समझे, जोखिम उसमें भी है, लेकिन वो क्या है, वो कला है, तो वहां पे प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन इधर प्रतिबंधित हो जाएगा। जबरदस्ती काम लीजिएगा, अगर वो स्वेच्छा से कोई वैसा कला दिखाता है तो उस पर रोक नहीं है। लेकिन अगर गरीब पकड़ा गया चाय के दुकान के, चाय के टपरी पे चाट वाला प्लेट धोते, तो वहां सीधे पकड़ लेगा और उसको कहाँ भेज देगा, बाल गृह सुधार में, या बाल सुधार गृह जो बोलते हैं उसको, ठीक है। ये मानव व्यापार हो गया, बलात्संग हो गया। बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी जैसे कि आप लोग को बता दिए कि पहले के समय में होता था कि जिसका बाप बराहिल है ना, जिसका पिताजी पहले बराहिल हैं, वो अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चलते आ रहा है। क्या आ रहा है
कि मतलब फलना का बेटा है तो वही हमारा इब्राहिम था, उसका बाप, तो मेरे यहाँ वही इब्राहिम का काम करेगा, मतलब नौकर का काम करेगा। उसका भी जो बेटा है मेरा ही नौकर का ही काम करेगा। तो वो सब पे प्रतिबंध लगाए। ये बहुत पहले होता था राजस्थान में, इधर यूपी साइड, ठीक है। तो अब क्या हो गया, असंवैधानिक हो गया। तो 23 में यही है, देखिए 23 में क्या है, 23 होता है, इसमें 2-3 तरह का रोक लगाया गया। क्या? मानव व्यापार पर, ठीक है, बलात् श्रम पर और बंधुआ मजदूरी पर, ठीक है। 24, हाँ 24 देखिए, 24 में क्या है, 2-4 है तो उसको 1-4 बना दीजिए। 14 साल से कम बच्चों को, 14 साल से कम जिसका उम्र है, वो बच्चों को जोखिम खतरनाक या जगहों पर काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। क्या जो ऊपर था यहाँ बलात् श्रम पे रोक, उसी को यहाँ पर और थोड़ा सा और मॉडरेट करके क्या कर दिया है कि एज दे दिया है, बच्चा कौन होगा इसके अनुसार तो 18 साल से कम है ना बालक, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 14 साल, 14 साल से जो कम के बच्चा होता है उसको दिमागी जो होता है पूर्ण रूप से दिमाग विकास नहीं करता है, बहुत वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए उसको खतरनाक जगह पर एकदम नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 24 में 14 साल के कम के उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक जगह, फैक्ट्री, ये वो कहीं जगह काम नहीं ले जा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। तो सिंपल सी है। 23 साल में 23 साल के आदमी की बात कर रहा है, जैसे 23 साल का आदमी कौन होता है, मानव, ठीक है। उसका अंग बढ़िया बढ़िया होगा, युद्ध होगा तो एकदम किडनी उडनी सब फेल होगा। तो मानव श्रम पे या मानव व्यापार, दुर्व्यापार, मानव अंग सब पे रोक लगा दिया है। उसी में बलात् श्रम भी जोड़ दिया, बंधुआ मजदूरी भी उसी में है, ठीक है। और 24 में क्या है, 24 में है 14 साल, 23 में 23 साल और 24 में 14 साल के बच्चा, 14 से कम साल के बच्चा होगा। ये हो गया, ये छोटा था। देखिए हम अब इतना बता दिए ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो, याद करने में दिक्कत ना हो। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये कहाँ तक हो गया, 3 तक हो गया। चौथा में आते हैं। चौथा क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पे क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ये कहता क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता क्या देता है, स्वतंत्रता देता है किस चीज में, धर्म के क्षेत्र में, ठीक है। तो धर्म के क्षेत्र में यहीं पे देखना सब घपलेबाजी होता, कैसे कैसे करता है सारा गेम, समझना। यहाँ पे सबसे पहले कहता है 25, 26, 27, 28। 25 मतलब यहाँ शॉर्ट टर्म में याद रखना है आप लोग को ऐसे, 25 में मानने की, यहाँ देखो बाबू, 25 में मानने की, 26 में प्रबंधन, 27 में टैक्स, 28 में शिक्षा का उपासना, हम बताते हैं। अब देखिए 25 में कहता है कि हम किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। अगर हम अभी मान लें कि हिंदू जन्म में क्या हुए हैं, जन्म लिए हैं, हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, अगर मेरा मन हुआ कि कोई और धर्म को अपना ले तो अपना सकते हैं, लेकिन कोई हमको फोर्सली नहीं कर सकता है, फोर्सली अपनाने को नहीं कर सकता है, वहां पे वो अपराध हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, जो धर्म को मानेंगे उसी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो सिंपल सी बात है। इसमें क्या दिया गया है, 25 में प्रचार, इसको याद रखिएगा। देखिए 25 में प्रचार, 25 में प्रचार, मानने का और प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। 26 में क्या है, प्रबंधन। प्रबंधन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। शहर में देहात में खूब मैनेजमेंट होता है। दुर्गा पूजा आ रहा है जी, तो दुर्गा पूजा में पूरा बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े ये हुआ, चाहे मंदिर में कुछ है या वक्त, तो पूरा मैनेजमेंट किया जाता है ना। तो धार्मिक मैनेजमेंट, उससे तो लोगों को डिस्टर्ब होता है, शोर होता है, माइक बजता है, गाना बजता है, रास्ता रोक देता है जहाँ पे बैठाता है, तो क्या पुलिस आके हटा देता है, नहीं ना हटाता है। तो क्या है, वो धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी चीज का प्रबंध करने का। कोई भी मंदिर है तो मंदिर का संचालन कैसे होगा, उसका अधिकार है अपना, कि वो अपने तरीके से प्रबंधन करेगा मंदिर का, समझे। तो कोई भी मंदिर देखिएगा, जैसे बालाजी हो गया मंदिर, पटना का हो गया महावीर मंदिर, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा मंदिर है, संस्था है। तो क्या करता है, जो भी पैसा आता है उसका प्रबंधन करता है ना। तो कोई प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट। तो कोई भी धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता 26 में दिया गया है। 25 में मानने की, 26 में प्रबंधन करने का। जैसे देहात हो गया, एक शहर हो गया, दोनों में क्या फर्क है। देहात किसको कहते हैं, किसी को पता है अभी तक? देहात जहाँ गवार लोग रहते हैं, जहाँ फिर कुछ जगह अगर तुम गवार बोला, कोई बोल देगा गवार रहते हैं। तर्क संगत बात बोलो, कोई है किसी को
आज तक बहुत के मुंह से सुने हो कि देहात किसको कहते हैं। प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है देहात। जी नहीं, एकदम गलत बात। देहात में ना है कि गाय को पाला जाता है, कुत्ता वाला रहता है, और शहर में है कि गाय। वाह, वो कहावत था लेकिन बोलेंगे नहीं, अभी कैमरा चालू। चलो छोड़ो, देखो देहात उसको कहते हैं, समझ लो, कोई पूछेगा ना तो वहां पर गड़बड़ाना नहीं। देहात का मतलब होता है, देहात शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, दूर हाट से। हाट मतलब क्या होता है, बाजार होता है, छोटा सा मार्केट जहाँ लगता है, अभी भी सुनते होंगे कि जहाँ गाय भैंस का सेल लगता है वहाँ पकौड़ी कचड़ी सब कुछ मिलता है ना। हाँ, तो एक तरह का छोटा का मार्केट होता है, तो उसी को बोलते हैं हाट। जहाँ से दूर हो हाट, जहाँ से बहुत दूर हो हाट, वो क्या हो गया, दूरहाट। तो मतलब दूरहाट से वो देहात नाम पड़ा। ये चीज है, किसी को पता ही नहीं है, बस सुन रहा है देहात देहात, मतलब वही समझता है। क्या शहर में वैसे लोग नहीं है जो जिनका लिविंग स्टैंडर्ड नीचे है तो क्या देहात हो जाएगा? तब शहर में वैसा लोग नहीं है जो झोपड़ी में रह रहा है, तो क्या उसका देहात हो जाएगा? तो ये सब समझिएगा। खैर छोड़िए, यहाँ देख लीजिए, धार्मिक प्रबंधन, जितना तरह का प्रबंधन होगा वो करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 27 में क्या कहता है, 27 में टैक्स। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ का क्या, किसी भी धर्म को मानने का, प्रचार करने का। अगर धर्म मानेंगे, प्रचार करेंगे, तो भाई अब धर्म को प्रचार करें तो उसके लिए मंदिर बनाना पड़ेगा ना। मंदिर हम बना दिए तो उसका प्रबंधन कैसे होगा, वो उसका जिम्मा 26 में दे दिए। ठीक है, 26 में प्रबंधन। अब 27 में अब बहुत प्रबंधन किए, बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत से डोनेशन ले लिए, जे आया जे 1000 5000 सोना के कुछ दिया, तो बहुत सारा पैसा आ गया। जैसे पटना का महावीर मंदिर, बहुत सारा पैसा आता है। साउथ में बहुत सारा ऐसा मंदिर मिल जाएगा जो सोना से भरा हुआ है। हाँ ठीक है, तो बहुत सारा पैसा आ गया। तो इस पे कहा गया, चाहे अब सिंपल से वो सब मंदिर छोड़ दीजिए, सिंपल से आप अरेंजमेंट करते हैं दुर्गा पूजा या दिवाली में, मूर्ति बैठाते हैं, बैठाता है ना जी, सब कुछ छोड़ छाड़ के, स्कूल कॉलेज छोड़ छाड़ के चंदा काटते जाते हो, चंदा से बहुत सारा पैसा मिलता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया जुगाड़ हो जाता है, तो उसका पर सरकार टैक्स लेता है। तो वही कहा गया कि धार्मिक चीज में जो फंड आया उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यहीं पे सब चोरी होता है, समझा? टैक्स ये क्या होगा, टैक्स मुक्त होगा। 27 में धार्मिक कार्यों के लिए संपोषित मतलब खुद से पोषित करेगा, प्रचार प्रसार पे खुद से फंड इकट्ठा करेगा और उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। जैसे पटना के महावीर मंदिर में आता है तो वही पैसा से अच्छा काम क्या होता है, कैंसर संस्थान चलता है। मंदिर में चलता है। हाँ, तो वैसे बहुत सारा मंदिर है, तो यही बेनिफिट्स भी है। तो जिसको दान है वो दान देता है, जो ठीक भी हो जाता है, जिसका कैंसर से ठीक हो गया मेरे, तो जाके 20,000 25,000 दान कर देता है। जिसको नहीं है, शौक से गया, वो 10 5 50 100 वो ऐसा दान किया। तो ये क्या है, यहाँ पे टैक्स है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, सब अपना ये कर रहा है, तो ये क्या है, टैक्स मुक्त है। 25 में मानने की स्वतंत्रता, 26 में प्रबंधन और 27 में टैक्स। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए देखो इसको ट्रिक्स याद रखना, पीपीटी यहाँ तक, पीपीटी पी से मानने और प्रचार करने का, ठीक है, यहाँ प्रबंधन का, और यहाँ टी से टैक्स। 28 कहता है कि शिक्षा एवं उपासना की बात, शॉर्ट टर्म में मतलब धार्मिक शिक्षा और उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता है। मतलब किसी भी धर्म का आप शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कोई धर्म है, मान लीजिए कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म का मेन मुख्य लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, संस्कृत है। तो किसी भी धर्म का शिक्षा जो है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के लिए उर्दू होता है। तो किसी भी धर्म का जो शिक्षा होगा उसके लिए सरकार क्या करेगा, काम करेगा, उसको बढ़ोतरी करने के लिए। ये आगे अभी आएगा। और इसमें कहा गया है कि उपासना मतलब मान लीजिए कि हम कोई शिक्षा संस्थान है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय है, वो प्रॉपर क्या है, हिंदुओं का विश्वविद्यालय है, उसमें अगर कोई मुस्लिम बच्चा ही पढ़ रहा था, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप मनाइए हिंदू धर्म का त्योहार, लेकिन बच्चा को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप सरस्वती पूजा में आइए ही, ठीक है। या कोई मुस्लिम है, जैसे मुस्लिम ये कॉलेज है ना मिर्जा गालिब, उसमें अगर कुछ वैसा फंक्शन होता है जो उनका धर्म से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी बच्चा को फोर्स आप नहीं कर सकते हैं कि आप आइए, पार्टिसिपेट करना ही है। तो वैसा प्रावधान किया गया है, समझे। किसी भी उपासना के लिए फोर्सली नहीं किया जा सकता, स्वेच्छा से। उपासना मतलब क्या होता है, भाग लेना, ठीक है। ये हो गया 25, 26, 27, 28। इसमें बहुत टफ था। 25 में मानना और प्रचार करना, 26 में प्रबंधन मैनेजमेंट, 27 में टी फॉर टैक्स, ठीक है। ऐसे देखो 27 लग रहा है ना, एक्स टाइप में, यहाँ तो मिटा दो, एक्स लग रहा है ना,
सात। टैक्स हो गया, हाँ 7 से टैक्स हो गया। 28 शिक्षा एवं उपासना। तो शिक्षा कहाँ था? शिक्षक संस्थान, यहाँ मेनली यहाँ शिक्षक संस्थान कर लो, शिक्षक शिक्षण संस्थान, पीटीटी टीचर, ठीक है, समझे? तो 25, 26, 27 और 28 हो गया। देखिए अब देखिए आ गया यहाँ संस्कृति एवं शिक्षा, अगला ये हो गया। अब आ गया शिक्षा एवं संस्कृति, 5वां मौलिक अधिकार जो हमारा है वो क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अब देखिए इसमें 2 भाग है। ये मेनली जो है ना अल्पसंख्यकों के लिए, जैसे क्या यहाँ इंडिया में, भारत में कौन सा अल्पसंख्यक है? मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया, जैन हो गया, बौद्ध लोग हो गए, ये सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है ना 29 में, देखिए 29 और 30, 29 और 30, इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। मतलब जो भी अल्पसंख्यक के हित में होगा, समझे? मान ले कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाला है, ठीक है, तो कहीं पे रह रहा है, उसका मंदिर नहीं है, तो उसका मंदिर बनाने का प्रावधान सरकार करेगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो उसका हित का संरक्षण करेगा। अब ये नहीं कि कोई बौद्ध धर्म वाला है, चाहे कोई मुस्लिम वाला है, अपना आके अपना अजान पढ़ रहा है, तो कोई बहुसंख्यक गया उसको परेशान कर दिया, तो वैसा नहीं कर सकता। उसका हितों का संरक्षण करेगा। हित मतलब समझ रहा है ना? फेवर, ठीक है, उसका हितों का संरक्षण करेगा। जो बेसिक चीज उसका कल्चर है उसको फॉलो करना ही है, ठीक है। अगर आप रोकिएगा टोकिएगा तो क्या हो जाएगा? असंवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। रोकने टोकने का अधिकार नहीं। ये हो गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और 30 में देखिए क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बाद शिक्षा संबंधी प्रावधान का संरक्षण। मतलब आप हमको तो बचा लिए कि हमको कोई आके नहीं मारा, हम मान रहे हैं तो हमको मारा नहीं, लेकिन हमारा पीढ़ी आगे कैसे जानेगा हमारा धर्म के बारे में? उसके लिए शिक्षण संस्थान चाहिए ना। मान लीजिए कि मेरे पास जमीन नहीं है, जैन लोग है उसके पास जमीन नहीं है, पारसी है उसके पास जमीन नहीं है, उस जहाँ पूजा करता है वो पूजा करने वाला धर्म स्थल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए जो वो लोग का एजुकेशन कल्चर है वो नहीं है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगा? जैसे हिंदू को देगा पैसा, हिंदू धर्म को, जैसे मुस्लिम धर्म को देगा, वैसे उसको भी देगा कि आप भी जाइए अपना धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आप भी अपना ये कीजिए। सरकार उसमें क्या देगा? फंड जो सबको देता है आपको भी उतना देगा, ठीक है। इसमें सरकार भेदभाव नहीं करेगा। तो वही कहा गया है अल्पसंख्यकों के शिक्षा जैसे मुस्लिम लोग का मदरसा चलता है ना, तो उसमें क्या जाता है? फंड जाता है सरकार के द्वारा। तो मदरसा क्या है? इसी के अनुच्छेद 30 के तहत जाता है, ठीक है। हाँ, तो शिक्षा संबंधी प्रावधान का संरक्षण करने का अधिकार देता है। तो 29 में बचाएगा और 30 में शिक्षा के लिए बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करेगा, ठीक है। यहाँ मारने से बचाएगा, यहाँ शिक्षा के लिए और प्रमोट करेगा कि हाँ ना ठीक है मदरसा में पढ़ाइए, अच्छा बात है। लेकिन यही है कि इसका कोई मिसयूज कर लेता है कभी कभी। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए कहां तक हो गया? 30 तक। 31 तो बता दिए थे कि 31 भस्मासुर कर दिया गया, भस्मासुर आके भस्म कर दिए थे, ठीक है। कौन कौन अधिकार दो को भस्म हुआ है? एगो अनुच्छेद 30 और एगो क्या बोलते हैं 19 के 6ठा नंबर, क्या क्या वो भी संपत्ति का अधिकार। दोनों क्या है? संपत्ति का। दोनों को हटा क्या कर दिया गया? 300 में रख दिया है, उसको कानूनी अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार से हटा के, ठीक है। देखिए देख लीजिए, यहाँ कुछ डाउट है तो पूछिए। डाउट नहीं है, नहीं है ना? देखिए अभी आप लोग को बोर हो रहे होंगे पढ़ने में, लेकिन देखिए कहीं भी आपको अगर सफल होना है तो वहां सबसे बड़ा चीज पता है क्या होता है? खुद को सेक्रीफाई करना। अगर सेक्रीफाई नहीं कीजिएगा तो कोई परफेक्ट बनेंगे ही नहीं। अब किसी को भी किसी भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, आप रिश्ता में देख लीजिए, किसी भी रिश्ता में अगर सेक्रीफाई नहीं कीजिएगा, जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा होता है, एक झगड़ा पर आप अलग हो जाइएगा, आपका संबंध वहीं पूरा जिंदगी बर्बाद। एक IAS ऑफिसर है, कहीं दंगा हो गया तो उसको क्या करना पड़ता है? गाली भी सुनना पड़ता है, रोड़ा भी चलता है, लेकिन वहां क्या करना पड़ता है? उसको सेक्रीफाई करना पड़ता है। ये नहीं कि हम IAS हैं, हम मेरे सामने ऐसे कैसे बोल दिया। वो क्या करता है? अपना आपको साइड रखता है कि हम IAS हैं, लेकिन वहां सिचुएशन कंट्रोल करता है, मतलब खुद से सेक्रीफाई करता है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आया, कोई काला कपड़ा दिखा दिया या गोबर फेंक दिया, तो क्या हुआ? वहां पर गोली चलवा देगा, बम चलवा देगा कि प्रधानमंत्री पे ऐसे किया है। तो वो क्या करता है? घुट के रह जाता है, वो सेक्रीफाई करता है। वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी
प्रेसिडेंट होते हुए विरोध का सामना करता है, गुस्सा का, ठीक है। तो सेक्रीफाई जो है ना वो बहुत बड़ा चीज है, आपको परफेक्ट बनाने में मदद करता है। अगर आपको परफेक्ट बनना है किसी भी क्षेत्र में, अगर सेक्रीफाई नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत। अगर सेक्रीफेक्शन देखना ना तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखिए कितना सेक्रीफाई अपना लाइफ में करता है, तब वो जाके अचीवमेंट आता है। आप रोनाल्डो को देख लीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, आप विराट कोहली को देख लीजिए, सबको देखिए, सबका सेक्रीफेक्शन देखिए कितना सेक्रीफाई करता है चीजों से। तो इसीलिए अगर परफेक्ट खुद को बनाना हो, रिश्ते को बनाना हो, या किसी आपका सपना है उसको बनाना हो, तो उसमें बहुत सारा चीजों आएगा जिसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, चीजों को समझना होगा और दोनों को हैंडल करना होगा, बैलेंस करना होगा। ये नहीं कि एकदम नहीं है तो एकदम छोड़ ही देना है। अब मान लीजिए कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, बीच में कोई ऐसा बाधा आ गया, जैसे किसी का फैमिली में कोई बीमार पड़ गए या आर्थिक संकट आ गया, तब वहां से पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो कैसे आपको सपना पूरा होगा? वहां क्या करना होगा? सेक्रीफाई करना होगा, करना पड़ता है ना। आर्थिक रूप से कमजोर हुए तो वहां क्या करना होगा? सेक्रीफाई करना होगा। तो सेक्रीफाई बहुत बड़ा चीज होता है जीवन में, अगर नहीं करते हैं तो फिर अधूरा रह जाइएगा, क्योंकि हमेशा आपको आते ही रहेगा। आप अभी नहीं कीजिएगा तो आगे, मान लीजिए कि आपका किसी से रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों में अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से चाहते हैं, या दो पति पत्नी है मान लीजिए, अगर दोनों सेक्रीफाई नहीं करते हैं, 1 साल के बाद डाइवोर्स ले लेते हैं, तो क्या ये गारंटी है कि अगले के साथ जाएगा तो वहां सेक्रीफाई किए बिना संबंध अच्छा हो सकता है? फिर अगला साल वही होगा, फिर अगला साल उसके बाद वही होगा, तो कब तक चलेगा ये सब? इससे बढ़िया सेक्रीफाई करना सीखिए सबको। अब अपने सपनों के लिए किसी भी क्षेत्र में सेक्रीफाइक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। अब देखिए 29-30 हो गया, समझे? अब आते हैं कहां? ये सब तो हम पढ़ लिए हैं यहां तक, ठीक है। अब कहा गया है, देखिए संविधान कितना बढ़िया है हमारा संविधान। भीमराव अम्बेडकर कहे हैं कि अगर इतना में से कुछ ऊपर नीचे करता है तो नीचे को चाबी दे दिए हैं। क्या दिए हैं? चाबी, चाबुक, जे बोलो कि अगर कुछ करता है तो यहां से चाबुक चलेगा जी। तो ये क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट, ट्रीट करना। अगर इस सब में से कोई अगर कुछ गड़बड़ाता है, सरकार अपने आप को बाहुबल दिखाता है, तो इसके तहत आपको 5 अधिकार दिया गया है, जो सबसे निचले पौधान पे खड़े व्यक्ति भी ले जाके डायरेक्ट कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इतना पावरफुल है ये आर्टिकल 32, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? तो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे जो निचला पायदान पे जो व्यक्ति है ना, जो कूड़ा चुनने वाला आदमी है, अगर उसके साथ भी अगर वैसा होता है, वो भी चाहेगा तो कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और नींव हिला सकता है सरकार का। तो इतना बड़ा पावर दिया गया है संवैधानिक उपचार में। अब देखिए संवैधानिक उपचार का मतलब ही होता है उपचार करना। अगर इस सब में से कुछ छेड़छाड़ हुआ, इतना में से कुछ भी छेड़छाड़ हुआ, तो आर्टिकल 32 के थ्रू कहां चल जाइए? सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो 126 के थ्रू हाई कोर्ट, ठीक है, वो बताएंगे। 226, ठीक है, हाँ। चलिए देखिए संवैधानिक उपचार, इसमें 5 तरह का अधिकार दिया गया। कैसे कैसे जा सकते हैं? मतलब जाए का मतलब कौची क्या इसलिए हैं और कहें क्या हमको तो रात सर पढ़ाए हैं, सूते उठे हैं, चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाँ तो देखिए ना हमको 1 गिलास पानी नहीं दिया, ऐसे बोल दीजिएगा? नहीं ना। तो इसके तहत 5 तरह का रास्ता दिया गया कि 5 रास्ता से आप जा सकते हैं। जैसा प्रॉब्लम वही रास्ता के थ्रू जा सकते हैं। ये नहीं कि कोई सूत उठ के गया और सुप्रीम कोर्ट चले गया, देखिए ना हमको मम्मी पबजी नहीं खेले दे रही है, जैसा आप देखिए ना हमको 1 लपड़ मार दी है बगल वाली, समझे? तो ये सब नहीं, ठीक है। तो प्रावधान दिया गया कितना तरह का? 5 तरह का। 1 2 3 4 5, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसी से सबसे ज्यादा पूछता है, वन लाइनर पूछता है तो सीधे पूछ देता है कितना तरह का रीट है, कौन सा नंबर पर कौन सा रीट है, नाम डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। इंग्लिश में भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे। क्या गारंटी है कि इंग्लिश में सिर्फ पूछे, हिंदी में ना पूछे? दोनों में जानना है, और बहुत आसान तरीका एकदम ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, और 5वां अधिकार परीक्षा। देखिए इसका एक ट्रिक है, आप लोग को बताया था एक और भी। बंद पर प्रति उत्तराधिकार, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। बंद पर प्रति उत्तराधिकार, बंद पर प्रति उत्तराधिकार। और इससे भी आसान है इंग्लिश वाला, देखिए
हार्बस कार्पस, ठीक है, मैंडेमस, ठीक है, प्रोब्यूसन, ठीक है, और सटरी और कोवरेंटो, एकदम ठीक उसी का इंग्लिश में है, ठीक है। इसका सिंपल सा ट्रिक है, H4 हार्बस कार्पस ये है, इसका ट्रिक बनाते हैं हम पीछे क्यों, मतलब इतना सारा शोषण हम पे कीजिएगा तो हम काहे पीछे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम पीछे क्यों, अन्याय के लिए हम काहे पीछे, हम पर अन्याय नहीं कीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। सिंपल सी है, हम पीछे क्यों, नहीं कहता है कि जौ के साथ घुन पीसा गया तो वहां वाला वो पीछे वाला है, हम पीछे क्यों, हम HMPCQ, HMPCQ बहुत भारी है, नहीं याद होगा पूछेगा तब। अब देखिए इसमें कहता क्या क्या है ये देखेंगे, समझे, कहता क्या क्या है जो देखेंगे। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण से ही पता चल रहा है किस बात का जिक्र कर रहा है। कोई व्यक्ति है उसको गैर कानूनी तरीके से क्या कर दिया गया है, बंदी बना लिया गया है। तो आर्टिकल 32 के जैसे मान ले कि अभी हम चुनाव में खड़ा हुए हैं, ठीक है, मान ले कि राहुल गांधी की जगह हम विपक्ष में हैं, ठीक है, मान लेते हम, जब मानने हैं तो कुछ बड़ा चीज ना मानेंगे, ठीक है। अब ऊपर से अमित शाह आए हैं, हम पर झूठ मूठ के गिरफ्तार करवा दिए बिना कुछ ये बताए हुए, गैर संवैधानिक तरीके से। तो हम कहाँ गए, हे बड़का गृह मंत्रालय मिलल है तो बाबू बनल है, गए तुरंत आर्टिकल 32 के थ्रू कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, खट 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 देखिए ऐसा ऐसा बात है भाई, है ऐसा है, कौन था जी गृह मंत्रालय, कौन अरेस्ट किया जी, पहले SSP को नोटिस देगा, तुरंत जवाब हमको दीजिए, वहां अगर गलत पाया सस्पेंशन तुरंत, तो ये पावर देता है, समझे। तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर प्रत्यक्ष रूप से आपको बंदी बनाया गया तो ठीक है, अगर गलत तरीके से बना लिया गया अप्रत्यक्ष रूप से तो आपको इस रास्ते से जाना है। पहला रास्ता तो ये हो गया, इसको कहते हैं पचमुखी द्वार, संवैधानिक उपचार को हम बोलते हैं, संविधान में नहीं लिखा गया है, ऐसा नहीं कि संविधान में पढ़ लेना कि राव सर बताया था कि पचमुखी द्वार है न्याय के लिए 5 तरह का रास्ता है, हम बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए परमादेश, परमादेश का मतलब ही होता है परम आदेश, परम आदेश कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट देगा, किसको देगा, मान लीजिए कि हम सरकारी अफसर हैं, DM हैं, आपका मोहल्ला में काम नहीं कर रहे हैं, चाहे आपका कोई काम फंसा दिए हैं, ठीक है, अब आप बार बार नोटिस हमको दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब नहीं सुनवाई किए तो सीधे चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट कि देखिए ये ऐसा है, अधिकारी अपना अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो ऊपर से क्या कहेगा, एकदम आर्टिकल 32 के तहत दूसर का रास्ता से एकदम लिख के भेजेगा, जवाब दीजिए काहे नहीं कर रहे थे, आप मास्टर हैं जी, स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे जी, काहे नहीं पढ़ा रहे थे, हमको जवाब दीजिए। आप डॉक्टर थे जी, तो आपको डॉक्टर है, आपका अटेंडेंस बना था, तो आप मरीज को क्यों नहीं देखें, जवाब दीजिए। DM है तो ये फला आदमी इतना बार 3 बार एप्लीकेशन है, उसका जवाब क्यों नहीं दिए, आप बिजी थे तो जवाब तो दे सकते थे ना, काहे नहीं दिए। तो वहां क्या करा, आदेश देगा तुरंत सुप्रीम कोर्ट, किसको, जो वहां का अधिकारी है। तो ये परमा आदेश जो देता है, परम आदेश सबसे बड़ा आदेश किसको जारी करता है, सरकारी अधिकारी पे, ठीक है, जो भी पदाधिकारी होगा उस पे, ठीक है। कौन जा रहा है लेके, एक आम आदमी, स्कूल में पढ़ रहा है तो एक गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है ना, एक रिक्शा वाले की भी बच्चा पढ़ रहा है ना, एक ठेला चलाने वाला का भी बच्चा पढ़ रहा है, एक मछली मारने वाला का भी बच्चा पढ़ रहा है ना, तो वो भी जा सकता है यहाँ, इसीलिए तो कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ क्या होता है, तो बिहार में कि खिचड़ी ना मिल लो बढ़िया, तो ये निकल गलो जाकर लड़ गया मास्टर से, पढ़ाई ना हो रहा लोग ना लड़ लो, और खिचड़ी ना मिलो तो लड़ाई हो लो, अदनौड़िया ना मिले मास्टर साहब, हमरे पेटवा कहाँ ना मिले, ले हो गया लड़ाई, मट पड़ा हुआ। तो नहीं, चीज क्या होता है ना, बच्चों का अगर भविष्य चाहते हैं तो थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, गार्जियन को भी। आपको मिड डे मील मिले या ना मिले, लेकिन शिक्षा देखिए जरूर मास्टर से एकदम खुद के जाइए, पूछिए कि आप 4 घंटा पढ़ाइए, समझे, लेकिन पढ़ाइए, गुरूर के पढ़वाइए। ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब कहता है रोकना होता है, प्रतिषेध मतलब रोक नहीं कहता है, निषेध मद निषेध मतलब रोकना है, ठीक है, निषेध मतलब रोकना होता है। तो प्रतिषेध तो रोक कौन लगाता है, प्रतिषेध जो लगाता है उच्च न्यायालय निचला पर लगाता है, बड़का भय व छोटका भय पर लगाता है। कि जैसे अब जैसे मानते हैं कि हाई कोर्ट है, ठीक है, चाहे सिविल कोर्ट है, गया का सिविल कोर्ट है, जहानाबाद का सिविल कोर्ट, अब दोनों जिला में लेके कुछ बॉर्डर के लेके लड़ाई है,
तब गया वाला जिला कोर्ट क्या कहेगा कि ये वाला ना गया जिला में हो जाएगा तो बढ़िया, फेवरल अपना फेवर में देगा। तब ऐसा मामला जाएगा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट कहेगा ए बाबू जैसा क्या सिखा रहा है हमको तो बुद्धि, गया जिला बढ़ाएगा मतलब कोई चीज जहानाबाद तुम ले लेगा जगह, तो ऐसे नहीं होगा, ये मामला हमारा भी भेजो ऊपर, हम है ना जी, तो काहे चिंता करता है, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, हम निकाल देते हैं एकदम प्यार से। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे साउथ में हमेशा लड़ाई चलते रहता है कृष्णा नदी को लेके, गोदावरी नदी ये सबको लेकर, ठीक है, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, ये सब में, ठीक है, तो वो वहां का हाई कोर्ट नहीं देखेगा, कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट देखेगा तो तमिलनाडु वाला तमिलनाडु की तरफ ले लेगा, और आंध्रा वाला कहेगा कि हमको दे दीजिए, जैसे बिहार झारखंड में लड़ाई हो जाए तो नहीं कहेगा कि कोयला वाला भाग हमको दे दीजिए बिहार, झारखंड कहेगा क्या तो बोल दिया हमको दे दीजिए, उधर से तो आ रहा है। तो इसको कौन सुलझाएगा? हाई कोर्ट नहीं, राज्य का उच्च न्यायालय नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो पहला में बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा में परमादेश, तीसरा में प्रतिषेध अधिकारी पर लगता है, और चौथा देखिए उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के मतलब ऊपर भेजिए, उत्प्रेषण के मतलब उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरण, समझ में आया? तो उत्प्रेषण मतलब होता है ऊपर भेजना। जैसे कोई ऐसा मामला आ गया है जिसका निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा है, कोई ऐसा मामला आ गया जो राज्य सरकार से निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है, या हाई कोर्ट से नहीं निकल पा रहा है, या सिविल कोर्ट से नहीं निकल पा रहा है, तो क्या करेगा? सिविल कोर्ट को बोलेगा उच्च न्यायालय, राज्य का हाई कोर्ट, कि आप मेरे पास भेजिए, हम उसको देख लेते हैं, इतना दिन से लंबित मामला है जी, आपसे नहीं हो रहा था, आप हम मेरे पास भेजिए, हम है ना, एकदम प्यार से बोलेगा, हम है ना, है कायला, आपसे ज्यादा विद्वान है, नहीं समझ में आ रहा, भेजिए ऊपर। और अगर यही उच्च न्यायालय से नहीं निकलेगा तो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा है जी आपको बिहार में भेजे, नहीं समझ में तो बिहार से भेजिए, तो दिल्ली हम लोग बैठल का इतना सारा बेंच लेके, इतना पढ़ लिख के, भेजिए मेरे पास। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजिए, जो मामला का निष्कर्ष आपसे नहीं निकल पा रहा है, जो फंसा हुआ है, तो मामला को लंबित रखने के बजाय आप ऊपर भेजिए। तो कहता ना, कहता है कि अब हाई कोर्ट हो गए है, तो हाई कोर्ट से कहता है सुप्रीम कोर्ट हो गए है, केस चल गया सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या जाता है? उत्प्रेषण करके मंगाया जाता है। ये उत्प्रेषण हो गया। अब देखिए अधिकार परीक्षा, इससे आपको पता चल रहा होगा, अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार की बात कर रहा है। जैसे आप क्या हैं? स्टूडेंट हैं, और जैसे ही आया कोरोना, आप कहा किए कि जबरदस्ती जकरा है नहीं हो सबके वैक्सीन लगे ले चल जा रहे हैं, वैक्सीन तो छोड़ दीजिए, सबके जबरदस्ती पैरासीटामोल खिले ले जा रहे हैं, नॉलेज मेडिकल का कुछ भी नहीं है, और सबको खिले ले जा रहे हैं, तो उससे कुछ बच्चे करेगा तो बच्चे का बच्चे से ज्यादा क्या हो जाएगा? चल जाएगा। आप दे रहे हैं किसी को दवाई देना है बुखार की, आप दे दिए कुछ और का, समझे? तो क्या हो गया? उसका हालत और स्थिति बिगड़ गया। तो जो आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आप काम, जैसे इंजीनियर करेगा डॉक्टर वाला काम, तो आम जनता क्या करना, इंजीनियर अरे फलाना के बेटा आई डॉक्टर वाला काम कर रहा है, आके हॉस्पिटल खोल दिया, इसके पास डिग्री है वो तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करो, जरा ऊपर से लिटवा भेजो, तो ऊपर भेज दिया, ऊपर से मांगा गएगा आपके पास सर्टिफिकेट है जी मेडिकल का, MBBS वाला है तो दिखाइए, तो नहीं सर ऐसा ऐसा था। अगर उसका एक्सक्यूज सही रहा तो डांट डूट के छोड़ देगा, और नहीं रहा तो उस पर हो जाएगा कार्रवाई, तो पहले बर्खास्त करेगा फिर उस पर कार्रवाई होगा, समझे? तो ये हो गया अधिकार परीक्षा। तो इसमें कौन सा समझ में नहीं आया? 5 गो है रीड, उपासना वाला, ये उपासना में हवा है, ये सबसे 28 अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 ये कहता है ना, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता में 4 तरह की स्वतंत्रता मिला है धर्म का। पहले किसी भी धर्म मानने को और प्रचार करने का, ध्यान दो, मानने का प्रचार करने का। दूसरा में प्रबंधन, जब हम किसी धर्म को मान लिए तो धर्म के अगर कुछ बनाएंगे उसके लिए तो उसका प्रबंधन करना पड़ेगा ना, कहाँ प्रसाद बनेगा, कितना कहाँ से पैसा आएगा नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। प्रबंधन कर लिए, पैसा आ गया तो पैसा का अरेंजमेंट कैसे करना है उसको भी देखना है, और वो क्या होगा, पैसा जो आएगा टैक्स फ्री होगा, टैक्स उस पर नहीं लेगा सरकार, समझे? और चौथा जो कह दिया पूछ रहा है शिक्षा व उपासना वाला, तो जो धार्मिक शिक्षा जो होता है ना, जैसे आप कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कौन कॉलेज में पढ़ते हैं? गया कॉलेज में पढ़ते हैं, तो गया कॉलेज में क्या मनाया जाता है? सरस्वती पूजा, ठीक है। तो सरस्वती पूजा मेनली हिंदू धर्म की माता मानी जाती है, जो सरस्वती विद्या की देवी हैं,
अब उसमें कोई पढ़ता है पारसी आदमी, कोई पढ़ता है मुस्लिम स्टूडेंट है, छात्र है, अगर उसको हम आने का नहीं माना है तो हम बाध्य नहीं करेंगे, अगर इच्छा है तो आइए नहीं तो नहीं आइए। ये नहीं कि नोटिस है कि उस दिन आना है तो आना है, अगर वैसा होगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक, समझे? ये हो गया उपासना, मतलब मेरे मन है तो हम मानेंगे और नहीं माने तो नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। इतना में से कुछ पूछने की जरूरत है तो पूछिए। और फिर अगले दिन चलेगा आर्टिकल के वो छूट गया, 32 तक हो गया। परमादेश मतलब परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश किस पे लगेगा? तो अधिकारी पे लगेगा, जो सरकार का अधिकारी रहेगा उस पे लगेगा। ठीक है, परम आदेश। जैसे आप सरकारी स्कूल के मास्टर बन गए, आप पढ़ा नहीं रहे, कोई गार्जियन चल गया कि देखिए ना मास्टर साहब पढ़ावा ना थी, आवा थी ना केकरा से तो लगल रहा थी, बात कराया थी, तो उस केस में क्या होगा? आदेश लग जाएगा, उस पर परमादेश है। आप ऐसे कहा कि आप फुटेज निकालेगा, फिर आप कितना पढ़ाए नहीं पढ़ाए उसका मानेगा, तो अब उसके बाद नोटिस देगा। आपको नहीं देगा, आपको नहीं देगा, किसको देगा? आपके मतलब कि डीईओ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, चाहे डीएम को देगा। ये कौन है जी आपका आदमी जो ऐसे कर रहा है इतना गलत तरीके से, जरा उससे क्लास लीजिए तो वो आएगा आपको फिर अच्छा से समझाएगा, नोटिस भेज देगा, कल से आइएगा। ठीक है, रुक जाओ समझे, तो चीजों को समझा करो। ठीक है, ठीक तो कल से